श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं व्यवसाय अर्थशास्त्र का चतुर्थ अध्याय समंकों का संकलन, जिसमें हमने प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक के बारे में पढ़ा था। इसमें प्राथमिक समंक के संकलन की विधियां पढ़ी थी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब हम पढ़ेंगे आगे द्वितीयक समंकों के संकलन की विधियां या द्वितीयक समंक के संकलन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित एवं विश्लेषित एवं प्रकाशित सांख्यिकीय सामग्री द्वितीयक समंक कहलाती है। द्वितीयक समंक प्रकाशित एवं अप्रकाशित हो सकते हैं। इनकी विवेचना हम नीचे कर रहे हैं। पहला है प्रकाशित स्रोत। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न विषयों पर सांख्यिकीय सामग्री प्रकाशित करती रहती हैं। इसका उपयोग संबंधित विषय के शोधकर्ता करते हैं। प्रकाशित समंकों के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। तो सरकारी प्रकाशन, सबसे पहला प्रकाशित स्रोत का पहला पॉइंट है सरकारी प्रकाशन, मतलब सरकार द्वारा प्रकाशन। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों पर समय समय पर विशेष विषयों से संबंधित समंक प्रकाशित होते हैं। जैसे कोई भी जनसंख्या है, जनगणना है, इन सबके जनसंख्या है, शिक्षित लोग हैं, साक्षरता है, इन सबके क्या सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रकाशन किए जाते हैं। इसमें आंकड़ों को प्रदर्शित किया था। अगला है समितियों तथा आयोगों द्वारा। कई समितियां होती हैं जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियां आयोग चलाए जाते हैं, जैसे बाल आयोग ले सकते हैं या लोक सेवा आयोग, कोई भी ले सकते हैं, के द्वारा भी विभिन्न आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। तो एक सीमित समितियों और आयोगों द्वारा भी प्रकाशन आंकड़ों का किया जाता है। अगला है अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे महानगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, इन सबके भी आंकड़े तो तैयार होते हैं, वो अर्ध शासकीय होते हैं, शासकीय भी होते हैं और आधे प्राइवेट। इसलिए अर्धशासकीय कंपनी, अर्धशासकीय प्रकाशन द्वारा मतलब नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत आदि द्वारा भी इस प्रकार के प्रकाशन का कार्य किया जाता है। अगला है व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के द्वारा। अनेक बड़ी व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा भी जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं उनका प्रकाशन का कार्य किया जाता है। जैसे व्यापार में इतना % लॉस हुआ, इतना % फायदा हुआ, भारत की व्यापारिक रणनीति है, भारत में व्यापार से इतना लाभ हुआ, भारत में व्यापार से हानि हुई, कितने लोग व्यापार कर रहे हैं, कितने लोग किस सही समय में व्यापार कर रहे हैं, सब चीजें व्यापार के द्वारा व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित होती हैं। अगला है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। अनेक अनुसंधान संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय अपने शोध कार्यों के परिणाम प्रकाशित करती हैं। अब जैसे अनुसंधानकर्ता मतलब जो भी कोई आविष्कार करते हैं या शोध करते हैं तो वह अपने शोध का परिणाम भी प्रकाशित करती हैं कि आज हमने इतने शोध किए, आज तक भारत ने इतने शोध कर लिए, शोध किए, उसमें से ये सफल हुए, इसमें सफल नहीं हुए। इस प्रकार अनुसंधान संस्थाओं द्वारा भी प्रकाशन कार्य। अगला है पत्र पत्रिकाओं। समाचार पत्र तथा पत्र पत्रिकाओं जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम्स, कॉमर्स, ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट आदि प्रकार से समंकों से अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर या पत्रिका भी छपती है, जैसे द इकोनॉमिक्स और या फिर अर्थशास्त्र के बारे में कोई भी, जिससे कि हमें पूरी भारत के अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। इस प्रकार की कई पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों के माध्यम से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उसमें भी कई समंक प्रकाशित किए जाते हैं और वह प्रकाशित समंक हमें लाभदायक होते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि अन्य संस्थाओं द्वारा भी समंकों का प्रकाशन किया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी संघ, जो भी है, इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा भी विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित कर आंकड़ों की प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है। अगला है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता। यह अपने अपने विषयों पर अनेक शोधकर्ता अपने समंक को प्रकाशित करते हैं। अब क्या होता है, जो यह अपने अपने विषयों पर अनेक शोधकर्ता करके उनके समंकों को प्रकाशित करते हैं। जो क्या होता है कि यह अपने अपने प्रकार के जो विषय होते हैं उन पर शोध करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य के लिए कार्य करता है और वह अपने समंक भी प्रकाशित करता रहता है कि आज हमने ये किया। विद्यालय की हो सकता है प्रति व्यक्तिगत, मतलब एक विद्यालय व्यक्तिगत है, किसी व्यक्ति का विद्यालय है, वो भी अपने आंकड़े प्रदर्शित करता है कि आज हमारे विद्यालय में इतने छात्र थे, इसमें से इतने % छात्र पास हुआ, इतने % फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और जो भी जिस प्रकार से श्रेणियां बनती हैं उस हिसाब से वो भी अपने आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। अब अगला है द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानियां। तो द्वितीयक समंक के प्रयोग में सावधानियां। द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पूर्व उसकी विधिवत जांच करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त द्वितीयक समंकों के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है समंक संकलनकर्ता विश्वसनीय हो तथा उसके समंक संकलन में उचित रीतियों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है। दूसरा है समंक उद्देश्य के अनुकूल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है समंक किसी उद्देश्य के लिए निर्धारित होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी समंक ला के रख दिए, किसी उद्देश्य से
पूर्व में हमारे द्वारा संकलित समंक ही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कोई भी समंक उठा के कहीं भी एडजस्ट कर दे। समंक पर्याप्त होने चाहिए, जितनी समंकों की आवश्यकता, जितने आंकड़ों की आवश्यकता हमें है वह पर्याप्त मात्रा में समंक होने चाहिए। इस प्रकार समंक पर्याप्त मात्रा में होंगे तब जाकर हम समंकों का सही संकलन कर पाएंगे। अगला है समंक संकलन का समय, उसकी परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना चाहिए, और जिससे सजातीय और विजातीय, सजातीय मतलब होता है कि सेम कंडीशन में जो आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, और विजातीय जो होते हैं जिनमें सेम कंडीशन या विषम रूप से आंकड़े प्रदर्शित होते हैं। तो काफी आंकड़े सजातीय रूप में होने चाहिए, जैसे कि अदला बदली नहीं कि जैसे कोई आपने समंक बताए हैं, तो इससे हो सकता है कि समंक किसी 3 व्यक्तियों द्वारा, अपन उदाहरण स्वरूप ले लें, किसी 3 व्यक्तियों द्वारा अगर आंकड़ों का प्रदर्शन, आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है, हो सकता है कोई व्यक्ति कह रहा है 10 है उस जगह पर, कोई कह रहा है 11 है, कोई कह रहा है 12 है। अब हमारा जो है सजातीय मतलब एक रूपता हमारे में नहीं है, क्योंकि हम समंक दूसरों से एकत्रित करा रहे हैं, तो कोई 11 भी बता रहा है, कोई 12 भी बता रहा है, हो सकता है कि निश्चित रूप से 10 हो। तो इस प्रकार से समंकों के संकलन में एक रूपता होनी चाहिए, इससे कि वह प्रमाणित हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा अगर समंकों का संकलन किया जाएगा तो वह व्यक्ति उचित और सही परिणाम, मतलब उचित और सही समंक हमें सामने प्रस्तुत करेगा। अगला पॉइंट है सजातीय दशाओं का अध्ययन करके विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रकाशित समंकों की तुलना करके यह ज्ञान करना चाहिए कि इसमें अंतर तो अधिक नहीं है। अब क्या होता है कि कई लोगों से आपने समंक एकत्रित किए हो, फिर कई समंक ऐसे होते हैं जो हमें पहले से प्रकाशित होते हैं और हमने समंक एकत्रित किए, तो हमें उनसे मिलाना चाहिए कितना अंतर है और किस कारण से ये समंक कम हुए हैं, कारण क्या है या बढ़े हैं। इस प्रकार के कारणों की भी खोज करनी चाहिए, इससे कि कारणों की मतलब जानकारी एकत्रित करनी चाहिए कि किन कारणों से ये संख्या बढ़ी है या घटी है। इस प्रकार से हमने द्वितीयक समंक के प्रयोग की सावधानियां पढ़ी। अब अपन लास्ट पढ़ेंगे द्वितीयक समंक के कुछ मुख्य स्रोत। तो पहला है भारतीय जनगणना। जनसंख्या समंक जनगणना द्वारा संकलित किए जाते हैं। जनगणना का अर्थ होता है किसी निश्चित प्रदेश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में निश्चित अवधि सरकार द्वारा एक जनांक एकत्रित किया जाता है। क्या जनसंख्या के बारे में आप जानते हैं जनगणना क्या है? जनसंख्या के बारे में भारत की जनगणना कितनी है, किसी प्रदेश की जनगणना की जा रही है, प्रत्येक घर में कितने लोग निवास करते हैं, प्रत्येक शहर में कितने परिवार निवास करते हैं, प्रत्येक राज्य में कितने परिवार हैं, उन परिवारों में कुल कितने सदस्य हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे। इस प्रकार की जनगणना भारत के द्वारा एक जनांक के रूप में विभिन्न प्रदेशों में की जाती है। इसका पहला पॉइंट है सर्वव्यापकता। इसका अर्थ है जनगणना में देश के प्रत्येक व्यक्ति के विषय में बिना अपवाद की जानकारी एकत्रित की जानी चाहिए। अब क्या है, बिना अपवाद की जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रत्येक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 पुरुष 2 महिलाएं 1 बच्चे, तो इस प्रकार से 5 सदस्य हो गए। अगला है एक साथ आगमन। जनगणना से संबंधित सभी सूचनाएं एक निश्चित समय बिंदु के संदर्भ में संकलित की जाती है। अब क्या होता है, एक साथ समंकों का आकलन होता है, क्योंकि परिवार की जानकारी लेने जा रहे हैं तो हम पहले ऐसा तो नहीं करेंगे पहले पुरुष की लिया फिर महिला की फिर बच्चों की, तो हम एक साथ समंकों का संकलन करते हैं, मतलब एक साथ आंकड़ों का आगमन होता है। अगला है एक निश्चित परिभाषित क्षेत्र। अब आप समझते हैं कि जनगणना एक निश्चित परिभाषित क्षेत्र है, आपको किसी व्यक्ति के परिवार की जनगणना करनी है, प्रत्येक परिवार की जनगणना करनी है, इस प्रदेश की, राज्य की, इस प्रकार से आपको पूरी जनगणना का कार्य किया जाता है और एक निश्चित आपका जो परिभाषित क्षेत्र होता है वह निश्चित होता है। इस प्रकार अपन दूसरा पढ़ेंगे राष्ट्रीय न्याय दर सर्वे संगठन। इसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा 1950 में संगठन की स्थापना की गई। सन 1957 में संगठन को मंत्रिमंडल में स्थानांतरित किया गया। मंत्रिमंडल द्वारा इस संगठन का कार्य होता है। अगला सबसे लास्ट अपन पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को आप जानते हैं, रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहलाता है, इसमें सभी बैंकों से समृद्ध होते हैं, सभी बैंकों के लेन देन का कार्य, जो सभी बैंकों को लेन देन का कार्य कराता है वो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार ये भी हमारे समंकों के संकलन में कार्य प्रदान करता है, समंकों के संकलन में सहायता प्रदान करता है। बैंकिंग क्रियाओं एवं समंकों के विश्लेषण के लिए सन 1945 में अनुसंधानकर्ता द्वारा एक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का नाम था भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना की गई जिसके माध्यम से भी समंकों का संकलन होता है, जिससे हमारे देश की आर्थिक मतलब वित्तीय समंकों का संकलन हो जाता है कि हमारे भारत की आर्थिक दर कितनी है, आर्थिक विकास कितना हुआ, कितने % था पिछली बार, 20% कितना हुआ। इस प्रकार का विकास हमें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आर्थिक विकास की जानकारी मिलती रहती है, जो कि हमें समंकों के संकलन में सहायता प्रदान करती है। तो आज हमने द्वितीयक समंक के संकलन की विधियां, मुख्य स्रोत, उसके महत्व के बारे में पढ़ा। अब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।